मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी की गायकी, उनके स्टारडम और उनकी सक्सेस की जब भी बात होती है तो ये बात ज़रूर कही जाती है कि 1969 में किशोरदा ने रफ़ी साहब समेत सभी पुरुष सिंगर्स पर अजय बढ़त बना ली थी। वो कतार में रफ़ी साहब को पीछे छोड़कर नंबर वन गायक बन गए और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा उनकी योडलिंग का। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। 1970 के दशक से ही योडलिंग किशोरदा की पहचान बन चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि किशोरदा, जो सिंगर्स की दौड़ में बहुत पीछे थे, वो इसी योडलिंग के दम पर हिंदी फिल्मों में सुर सम्राट बन गए थे। उनकी इसी योडलिंग ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था। उस दौर में हर संगीतकार चाहता था कि किशोरदा उनकी फिल्म में कम से कम एक गाने में योडलिंग जरूर करें। डिडलिए डिडलिए डिडलिए। हिंदी फिल्मों में योडलिंग की शुरुआत करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए किशोरदा की तारीफ की जाती है और उन्हें इसका क्रेडिट भी दिया जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ना तो किशोरदा ने हिंदी फिल्मों में योडलिंग की शुरुआत की थी और ना उन्होंने इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं ये दावा करूं कि रफ़ी साहब आराधना से करीब 2 दशक पहले अपने गानों में योडलिंग कर चुके थे, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा? जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, वो जानते हैं कि मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। उन्हें मेरी बात पर कोई शक नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि हर जगह यही बताया जाता है कि योडलिंग के बादशाह तो किशोरदा ही थे। फिर ये नया दावा क्यों किया जा रहा है? उनके लिए मैं आज इस वीडियो में पूरे प्रमाण और उन गानों से अपनी बात साबित करूंगा, जिससे हर किसी का भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। पहाड़ों में ऊंचाई पर खड़े होकर आवाज लगाओ तो चारों ओर अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। इसी से योडलिंग की शुरुआत हुई। आल्प्स माउंटेन के आसपास बसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में ये योडलिंग शुरू हुई, क्योंकि पहाड़ों में कहीं पर बहुत ऊंचाई होती है तो कहीं गहरी खाई। आने जाने के रास्ते बहुत घुमावदार होते हैं। ऐसे में कई किलोमीटर दूर पर्वत और घाटियों के आर पार संदेश पहुंचाने के लिए कुदरत के इसी गिफ्ट का आसरा लिया गया। इसमें संदेश भेजने के लिए मैसेंजर अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन लाता था, तेजी से आवाज को ऊपर नीचे करता था ताकि गूंजती हुई आवाज के साथ उनका संदेश सभी जगह पहुंच जाए। इसी कला को लोकल सिंगर्स ने अपने गानों में आजमाया और धीरे धीरे इसका नाम हो गया योडलिंग। गुजरते वक्त और संगीत में नए नए प्रयोगों के कारण योडलिंग बहुत फेमस होती गई। यूरोप में योडलिंग करके कई सिंगर्स मशहूर हो गए। जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, तो संगीतकारों ने अपने दर्शकों को दुनिया भर के संगीत और रागों से परिचय कराया और इसी के साथ योडलिंग भी हिंदुस्तान आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले योडलिंग कौन लाया और इसका फिल्मी गानों में कब से इस्तेमाल शुरू हुआ? कौन इसे लाया, इस पर तो कई लोगों के दावे हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि वेस्टर्न रागों के प्रेमी आर डी बर्मन यानी पंचमदा ने इसे अपने रागों में प्रमुखता से इस्तेमाल किया और लोकप्रिय बनाया। किशोरदा के गानों के जरिए योडलिंग हिंदुस्तान में हर तरफ पहुंच गई और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। किशोरदा की आवाज में योडलिंग 1969 के बाद से फेमस हो गई। ये मस्ती के नजारे हैं। पर मैं बताऊं कि रफी साहब उनसे काफी पहले योडलिंग कर चुके थे। आप ये गाना सुनिए। गुस्सा फजूल है, हमें कबूल है। ये गाना 1962 में आई फिल्म राजू रिपोर्टर का है, जिसमें रफी साहब अलबेले हीरो फिरोज खान साहब के लिए योडलिंग करते नजर आ रहे हैं। ये फिल्म आराधना से 7 साल पहले आई थी। जोड़ले 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 ले। अब रफी साहब की एक और योडलिंग सुनिए, जो आराधना से 10 साल पहले आई थी। इस फिल्म का नाम था डॉक्टर जेड। इसमें भी रफी साहब ने आशा भोसले जी के साथ डुएट में योडलिंग का हुनर दिखाया था। मिस कहे या मैडम, जोड़ले 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 ले ले। मैं आपसे 10 साल पहले का ये गाना सुनाता हूँ, जो फिल्म आगरा रोड में रफी साहब और गीता दत्त जी ने गाया था। उनसे रिपी टिप्पी हो गई। आगरा रोड फिल्म 1957 में आई थी, आराधना से 12 साल पहले। मतलब ये साफ है कि योडलिंग 1950 के दशक में ही इंडिया पहुंच चुकी थी
और गानों में इस्तेमाल हो रही थी। फिर ये क्यों कहा जाता है कि आराधना की कामयाबी में किशोरदा की योडलिंग ने दर्शकों को जादू में बांध दिया था? अब मैं बताता हूं कि 1969 में हुआ क्या था। ये 6 और 9 वाला साल था। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देने वाला। राजा को रंक और रंक को राजा बना देने वाला साल था 69 वाला साल। दरअसल रफी साहब और किशोरदा का फिल्मी करियर एक साथ ही शुरू हुआ था। 1945 और 46 में दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, मगर 1949 से 1969 तक यानी करीब 20 साल तक मोहम्मद रफ़ी साहब संगीतकारों के फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर बने रहे। किशोरदा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बने रहे, मगर इन 20 सालों में कई संगीतकारों ने उन्हें मौका नहीं दिया। कईयों ने तो उन्हें सिंगर भी नहीं माना, क्योंकि तब सिंगर्स उनको ही माना जाता था जिनकी राग रागिनियों पर पक्की पकड़ हो। किशोरदा ट्रेंड सिंगर नहीं थे, इसलिए सब उनको कमतर सिंगर मानते थे। पर साल 69 ने बाजी पलट दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। दरअसल आराधना का संगीत एस डी बर्मन दादा दे रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के 2 गाने रफी साहब से रिकॉर्ड करा लिए थे। उसी साल 2 घटनाएं हुई। एक तो बर्मन दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे संगीत बनाने का काम उनके बेटे आर डी बर्मन को करना पड़ा। और दूसरा ये हुआ कि फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के हिट हो जाने की खुशी में रफी साहब 2 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पर चले गए, जिससे पंचमदा और किशोरदा को खुला मैदान मिल गया। और किशोरदा के गाने और योडलिंग ने बाजी पलट दी। ये बाजी इसलिए भी पलट पाई क्योंकि वो साल ही उलट पुलट कर देने वाला साल था। कोरा कागज था ये मन मेरा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में योडलिंग किशोरदा के गानों के कारण फेमस हुई, और इसी के कारण राजेश खन्ना सुपरस्टार भी बने। पर यह बात भी सही है कि योडलिंग पर अकेले किशोरदा का राज नहीं था। रफी साहब भी योडलिंग के उतने ही बड़े महारथी थे। हालांकि उस उथल पुथल भरे दौर में किशोरदा को सही टाइम पर मौका मिला, और रफी साहब ने वो मौका खो दिया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका इस वीडियो के बारे में और रफ़ी साहब और किशोरदा की योडलिंग के बारे में क्या ख्याल है, फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।